बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपको मेरी तरफ से, न्यू फैमिली की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, ईद की खुशियां मुबारक हों। उम्मीद है कि आप अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ईद की खुशियां अच्छे तरीके से मना रहे होंगे। और ये भी उम्मीद है कि आप इस मौका पर अपने आसपास के लोगों का जो ईद की खुशियां नहीं मना सकते, जिनके पास ईद की खुशियां मनाने के लिए पैसे नहीं हैं, माल नहीं है, उनका भी ख्याल रख रहे होंगे। आज इस मौका पर, ईद के मौका पर हमने दावत दी है कासिम अली शाह साहब को। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप उस्ताद हैं, आप जो है वो एक समाजी शख्सियत हैं और लोगों को होप दिलाते हैं, उम्मीद दिलाते हैं। शाह साहब की आप जितनी भी लेक्चर सुने, तकरीर सुने, उनसे बैठ के बात करें तो आपको एक उम्मीद नज़र आएगी कि ज़िंदगी जो है आगे चलने का नाम है, ज़िंदगी जो है वो कामयाबी का नाम है। ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, अपने वालिदैन का ख्याल कैसे रखना है, अपने आसपास के लोगों का ख्याल कैसे रखना है और अपने आप को खुश कैसे रखना है। ये बड़ी अहम बात है कि आपको खुशियाँ बांटते हैं, आपको एक उम्मीद दिलाते हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया इस मौका पर, ईद के मौका पर। एक सबसे पहले आपको ईद की मुबारक हो, आपकी फैमिली को ईद की मुबारक हो, न्यू फैमिली की तरफ से। शाह साहब, बताइएगा ज़रा कौम को आज के दिन के मौका से नस्ब से कि आप ईद कैसे मना रहे हैं आज सर? जावेद बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से भी आपको, आपकी टीम को और सब सुनने वालों को ईद मुबारक। बलोच साहब, जो ईद होती है वैसे उसका जो सही मज़ा है या लुत्फ़ है वो तो बचपन में ही आता है, क्योंकि इस पे गौर खोज करने वाले लोगों ने बताया है कि इंसान की ज़िंदगी के इब्तिदा के दिनों के तमाम इवेंट्स उसे बड़े फैसिनेट करते हैं। जी जी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता है हमारे लिए चीज़ों के मानी बदल जाते हैं और ईद से जुड़ी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक ज़िम्मेदारी की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। लेकिन इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि एक मुसलमान होने के नाते, एक मोमिन होने के नाते अल्लाह आपको ईद की शक्ल में खुशी दे देता है। ये ईद जो पाकिस्तानियों के लिए ईद है, इसमें अल्लाह की तरफ से नेमत तो मिली कि हमें रमज़ान जैसा मुबारक महीना मिला और उसके बाद ईद मिली, लेकिन एज अ नेशन हमारे कई चैलेंज हैं, जिसमें बिलखसूस जो है वो चंद दिन पहले का जो बड़ा दिल खराश वाक़या है बलूचिस्तान में, ट्रेन का जो वाक़या दहशत गर्दी का, हम उनके साथ यकीन करें, उनके तमाम जो जुड़े लोग हैं उस इवेंट के साथ, उनके साथ खड़े और अफवाज पाकिस्तान को भी सलाम। शाह साहब, एक तो ईद की खुशियां मना रहे हैं सारे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ। सर, वो लोग, जैसे मैंने पहले बात की कि जिनके पास इतना माल नहीं है, जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, वो ईद पर नए कपड़े नहीं ले सकते, बच्चे स्पेशली जो है जो नए जूते नहीं खरीद सकते, तो जो हमारे आसपास के लोग हैं सर, उनको कैसे हम इस मौका पर अपनी खुशियों में शरीक कर सकते हैं, उनका ख्याल कर सकते हैं सर? देखिए, दूसरों को खुश देखना, उनकी खुशियों में शामिल होना, असल में खुशी का असल एहसास ही इससे हासिल होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान मालो मता जमा करके, अपने कारोबार को बढ़ता देख के, चीज़ों को ज़रब दे के, बैंक बैलेंस को ज़्यादा देख के खुश होता है। लेकिन इंसान पे की जाने वाली रिसर्च इस बात पे सब मुत्तफिक हैं कि जो एक इत्मीनान कल्ब और जो सुकून कल्ब और जो एक एतमाद बांट के तकसीम करके दूसरों को आसानियाँ दे के मिलता है, वो किसी और ज़रिए से नहीं मिलता। सो अगर अल्लाह ने तौफीक दी है आपको बांटने की, तकसीम करने की, तो सबसे पहले देखें इसमें ना दायरे हैं। दीन ने बड़ा आसान कर दिया कि आप खुद हकदार हैं, आपकी फैमिली सबसे ज़्यादा हकदार है, और आपकी फैमिली के बाद अगर कोई हकदार है तो वो आपके जो है ना जी करीबी रिश्तेदार हैं जी, सब के सब। उसके बाद आपके महल्लेदार आ जाते हैं, फिर उसके बाद आपके दोस्त अहबाब और दूर के लोग आ जाते हैं। हमारी सोसाइटी में ये मिजाज तो बड़ा है कि चैरिटी हमने बड़ी ज़्यादा देनी शुरू की है, लेकिन हम इदारों को चैरिटी दे देते हैं, बॉक्स में डाल देते हैं और किसी एनजीओ के हवाले कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतरीन असलूब ये है कि उस चैरिटी से हम अपने इर्द गिर्द के करीबी लोगों को मजबूत करें, उनको खुशहाल करें, और सबसे बढ़ के उनके लिए कोई ऐसी आसानी पैदा करें कि वो मोहताजी से आज़ाद हो जाएं। वो आज मांगने वाले हैं, कल को देने वाले बन जाएं। ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है कि नीचे वाले हाथ से बेहतर ऊपर वाला हाथ है। तो अगर हम लोगों को ऊपर वाला हाथ बनाने की तालीम दें तो फिर कमाल हो जाएगा जी। शाह साहब, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। खुशी की बात हो रही है
खुशी सर किस चीज़ का नाम है? क्या खुशी आजकल हमारे नौजवान नस्ल जो है और बाकी लोग हम देखते हैं सोसाइटी में, तो एक दौड़ लगी हुई है कि आपने बात की बैंक बैलेंस जो है वो होना चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए। तो क्या सर खुशी इसी का नाम है कि आपके पास पैसा हो, आपके पास गाड़ियाँ हो, आपके पास बंगला हो? अच्छा देखिए जावेद साहब, खुशी को ना जैसे जैसे वक्त गुजरा है दुनिया में और साइंस ने तरक्की की है, मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, तो दुनिया में इंसान ने दरियाफ्त कर लिया है कि जो हैप्पीनेस है उसके 4 हार्मोन हैं, जो कि डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और इस तरह कह लीजिए सब के सब मौजूद हैं जी इंसान के अंदर। जैसे ही वो खुश होता है तो ये इस तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन साइंसदानों ने और तहकीक करने वालों ने ये जाना है कि जो खुशी का पीक है वो तो डोपामीन से पैदा हो जाता है, यानी वक्ती तौर पर आपने कुछ अचीव किया, कुछ बना लिया, कोई गाड़ी, घर, बैलेंस, बैंक बैलेंस, कुछ चीज़ें बना ली, मालो मता आपके पास आ गया, लेकिन वो खुशी दायमी नहीं होती। खुशी बड़ी थोड़ी देर की होती है। खुशी से उससे आपको वक्ती तौर पे तो बहुत खुशी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन दुरानिया बड़ा थोड़ा उसका होता है। उसके मुकाबले में ऐसी खुशी जिसको दीन ने इनकरेज किया है वो है इत्मीनान कल्ब, मुतमईन दिल होना। ये मुतमईन दिल जो है ना जी, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक जो है वो शुक्रगुजारी के साथ है, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक बांटने के साथ है, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक अच्छा सोचने के साथ है, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक एक अच्छे गुमान के साथ है। तो जैसे ही आप इत्मीनान वाली खुशी, मुतमईन दिल वाली खुशी हासिल करते हैं तो आपके अंदर सेरोटोनिन और बाकी ऑक्सीटोसिन सब चीजें पैदा हो जाती हैं। डोपामीन जो है वो एक एडिक्शन पैदा करता है कि आप वक्ती तौर पे किसी भी सोर्स से आपने खुशी हासिल कर ली, लेकिन वो खुशी तादेर नहीं थी, वो आपके पास पक्की नहीं थी। लेकिन ऐसी खुशी, ऐसी अचीवमेंट और ऐसी को वैल्यू एडिशन जो किसी की जिंदगी में हो जिससे आपके दिल में इत्मीनान आ जाए, जिससे आपके दिल में एक सुकून वाली कैफियत आ जाए, जिससे आप रब की रजा पे भी राजी हो जाए, आप जिंदगी का जो मुस्बत है उस पर भी शुक्र अदा करें और जो मुस्बत नहीं है उसमें भी कोई रब की हिकमत को समझते हुए शुक्र अदा करें, तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा एक बेहतर खुशी बन जाती है। बिल्कुल शाह साहब, आज ईद का मौका है और दुनिया आपको सुनती है, नौजवान नस्ल आपको सुनती है। आपने ई कॉमर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई मुल्क में और लोगों को ये बताया कि ई कॉमर्स क्या होती है और ई कॉमर्स से नौजवान नस्ल कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। शाह साहब बताइएगा सर कि आज अगर हम आपकी ही कहानी सुने तो कासिम अली शाह साहब जो है की कहानी है क्या, आपने शुरू कहाँ से किया और अब कहाँ पे हैं सर? मैं तो ट्यूशन्स पढ़ा रहा था जी बच्चों को, और शायद मैंने नहीं कभी सोचा था कि अल्लाह ताला मुझे मौका देगा कि आने वाले दिनों में सोशल मीडिया की वजह से मेरा जो कंटेंट है, मेरे जो लेक्चर हैं, मेरी बातचीत वो दुनिया भर में फैल जाएगी। तो अल्लाह के करम और फजल से ये 2 दहाइयों में मुमकिन हो गया और मैं ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते फिर मैं टीचर बन गया और मैं क्लासों में पढ़ाते पढ़ाते मुझे अल्लाह ने तौफीक दे दी कि मैं मुख्तलिफ जगह पे सर्व करते करते आज यहाँ तक पहुँच गया। अल्लाह ने लिखने का भी मौका दिया, बोलने का भी मौका दिया, सोशल मीडिया पे काम करने का, मीडिया चैनल्स के साथ भी काम करने का मौका दिया। सबसे बढ़ के मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे सेहत के साथ ट्रैवल करने का मौका दिया। मुझे सफ़र करने का बड़ा ही शौक है जी, और मैं जावेद साहब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क जाके देखता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने तौफीक दी हुई और अल्लाह की ज़मीन को देखता हूँ। तो शाह साहब इसमें आपकी कामयाबी में अगर हम देखें, लोग जानना चाहते हैं कि आपका अपना कितना किरदार है, आपके वालिदैन का कितना किरदार है और आपकी जो अहले खाना है, आपके बीवी बच्चे हैं, उनका कितना किरदार है सर? अच्छा देखें, इसमें दुनिया का कोई भी शख्स हो, मेरा ख्याल है उसका तनासुब, उसकी किसी भी तरह की कामयाबी के पीछे जो फार्मूला बनता है, मुझे लगता है वो बड़ा सिमिलर होता है। उसमें सबसे पहले जो अल्लाह की तौफीक है वो आ जाती है। अल्लाह की तौफीक के बगैर दुनिया का कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता। और ये अल्लाह तौफीक देता है तो एक काम से खास का सफर शुरू होता है, अल्लाह तौफीक देता है तो जीरो से हीरो का सफर शुरू होता है, अल्लाह तौफीक देता है तो अंधेरे से रोशनी का सफर शुरू होता है, अल्लाह तौफीक देता है तो किसी गुनाह की सच्ची तौबा से बंदा वलीउल्लाह बन जाता है। अब ये तौफीक के बाद जो आगे एक ट्रायंगल बन जाती है, मुझे लगता है कि उसमें इंसान की सबसे पहले विल, इरादा और ख्वाहिश होती है। और वो जो विल, इरादा और ख्वाहिश है वो आम लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वो उसे आप बर्निंग डिज़ायर कह लें, आप उसे एक जुनून कह लें, आप उसको एक जज्बा कह लें, आप उसको पैशन कह लें, आप उसको एक उमंग कह लें। वो ऐसी पैदा होती है जो आम लोगों में नहीं होती, क्योंकि आपको वो उमंग, वो जज्बा, वो जुनून, वो पैशन
एफर्ट करने की तरफ लेके जाता है, आप कोशिश करना शुरू कर देते हैं और वो कोशिश की मिकदार दूसरों से फिर ज्यादा होती है। यानी आप कह सकते हैं कि वो कोशिश जो है वो हार्ड वर्क काउंट होती है। स्मार्ट वर्क का भी एक अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो आम लोगों से कई गुना ज्यादा आप एफर्ट कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला करम और फजल जब करता है तो फिर वो जो आपकी एफर्ट है वो कोई शक्ल उसकी इख्तियार होने लग पड़ती है, वो उसके नताइज आने लग पड़ते हैं। बाज़ औक़ात आपको कामयाबी मिलती है, बाज़ औक़ात नाकामी मिलती है। नाकामियों से भी आप सीखने लग पड़ते हैं। ये एक आपकी एक कह लीजिए एक ट्राइंगल का एक कोना बनता है। दूसरा जो जावेद साहब कोना बनता है वो आपके इर्द गिर्द के लोग आ जाते हैं, आपकी कंपनी के इंसान, क्योंकि ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मखलूक है, इतनी सिंपल नहीं है। हमारे अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, आज दरियाफ्त हो गया है कि हमारे न्यूरॉन्स में कुछ मिरर न्यूरॉन है। मिरर का मतलब होता है आईना। आईने के सामने जब आप आते हैं तो आपका अक्स आपको दिखाई देता है। तो हमारे जो मिरर न्यूरॉन है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी ज़ात के अंदर अल्लाह ने रखे हैं, जब हम अच्छे लोगों में बैठते हैं तो हमारा जो मिरर न्यूरॉन है हमें भी अच्छा बनाना शुरू कर देता है। हम बुरे लोगों में बैठते हैं तो बुरे बनना शुरू करते हैं, मनफी लोगों में बैठते हैं मनफी बन, गैर संजीदा लोगों में बैठते हैं गैर संजीदा लोगों में बैठते हैं संजीदा, इल्मी अदबी लोगों में बैठने लग पड़ते हैं, हमारा इल्मी अदबी ज़ोक बन जाता है। तो दूसरा जो बहुत बड़ा सोर्स है वो आपका वो संगत, वो सर्कल और वो लोग हैं जो आपको मिलते हैं और आपके अंदर अच्छाई को जगा देते हैं। तीसरा जो बहुत बड़ा रोल है वो टीचर्स का आ जाता है जी, आपके गुरुज का, आपके मेंटोर्स का, और आप जिनसे इंस्पायर होते हैं, आपके रोल मॉडल्स हो सकते हैं। आप वो कामयाबी की कहानी है जिन पे आपका दिल मुतमईन होता है कि यार ये मेरी नाकामयाबी की कहानी है, इन पे मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ और ऐसा मैंने बनना है। तो ये तीन तरह की मैंने इसको जी एक फार्मूले की शक्ल दे के तीन नुक्तों में मैंने बयान कर दिया। तो शाह साहब, एक जारी बात है, हर शख्स की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट होता है कि उसकी जो ज़िंदगी है वो तब्दील हो जाती है। शाह साहब कुछ शेयर करेंगे आपका टर्निंग पॉइंट जो है वो क्या था, क्या थे और क्या बन गए, क्या कैसा मोड़ आया, आपने कोई फ़ैसला किया, आपने कोई जो है वो काम शुरू किया, आपको किसी ने मोटिवेट किया कि आप मोटिवेशनल स्पीकर ही बन गए? अच्छा देखिए, इसमें सर मेरी लाइफ का जो बड़ा टर्निंग मोमेंट है, मैं यूईटी में पढ़ रहा था, यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था, केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, और उस ज़माने में मुझे किताबें मिली वासिफ अली वासिफ साहब की। ये बड़ी सादा सादा सी इनके नाम थे, किरण किरण सूरज हरफ हरफ हकीकत दिल दरिया समुंदर। जब मैंने इन किताबों को पढ़ना शुरू किया तो मेरी लाइफ यकसर बदल गई। मेरा जो कॉन्सेप्ट था ना जी लाइफ का, वो बिल्कुल बदल गया। मैं आज भी हैरान हूँ कि उन किताबों में वासिफ साहब तो पर्दा फरमा चुके थे, ये उनके पर्दा फरमाने के 9 साल बाद का तकरीबन वाक़या। तो उन किताबों में, उनकी तहरीरों में इतनी जान थी और इतनी ताकत थी कि जब मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया तो बकौल वासिफ साहब की जो वाबस्तगी है, अटैचमेंट, वो आपकी ज़ाविया नज़र को बदल देती है, आपकी तरजीहात को बदल देती है, आपकी दुनिया को बदल देती है, हत्ता कि आपकी आखिरत को भी बदल देती है। तो मेरा सोचने का अंदाज़ अक्सर बदल गया, मेरी कंपनी चेंज हो गई, मेरे गोल्स चेंज हो गए, और सबसे बढ़ के ये कि मैंने फिर बकौल वासिफ साहब की सोबत सालिया खुद शनासी का एक ज़रिया होता है। जब खैर के लोगों में बैठते हैं, खैर के रास्ते पे चलते हैं, तो आप अपने आप से ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं, आप अपने आप से ज़्यादा आप जानने वाले बन जाते हैं। तो ये एक बड़ी आसानी मिल गई कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता लगी कि टीचिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग, कम्युनिकेशन, बात करना, उस बात को पहुंचाना, एक मैस लेवल पे लेके जाना, ये मेरी बहुत बड़ी अल्लाह ने मुझे स्ट्रेंथ दी हुई है। इसको मैंने पॉलिश करना शुरू कर दिया और अल्लाह ने फिर मेरे लिए बहुत सी आसानी। तो टर्निंग मोमेंट जो है वो वासिफ साहब की किताबें, उनकी गैर मौजूदगी में पर्दा फरमाने के 9 साल बाद किताबें पढ़ते पढ़ते, उनकी कैसेट सुनते सुनते, उनकी ऑडियो सुनते सुनते मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। बिल्कुल शाह साहब, किताब अगर हम कहें तो किताब ने आपकी जो है वो ज़िंदगी बदल दी। यहाँ पर सर लेते हैं ब्रेक, फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे पूछेंगे शाह साहब के अब किताब और मोबाइल में क्या फ़र्क है, इसकी कितनी अहमियत है, कि किताब की अहमियत क्या है और मोबाइल की अहमियत क्या है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाह साहब, आप किताब की बात कर रहे थे और आज हम देख रहे हैं कि किताब जो है पीछे रह गई है और मोबाइल ने उसकी जगह ले ली है। मोबाइल पे ही लोग सारा काम कर रहे होते हैं और सारी जो है वो चीज़ें चल रही होती हैं। शाह साहब, मुतालिया कितना ज़रूरी है और आज के दौर में जो मोबाइल ने किताब की जगह ले ली है वो कितना नुकसानदेह है या कितना फ़ायदा मंद है, ज़रा बताइएगा नौजवान नस्ल को कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। जावेद साहब, मेरा ख्याल है सीखना बहुत ज़रूरी है। बुनियादी तौर पे तो इंसान के अंदर जो कुदरत ने तजस्सुस रखा है, जो बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, और हमारा तालीम का निज़ाम और हमारा मुआशरा उस तजस्सुस को फिर ख़त्म करने लग पड़ता है।
फितरत ने हमें सीखने का जज्बा इंतहा का रखा है। हम हर वक्त जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। और क्योंकि सोसाइटी हमारी इस वक्त क्योंकि थोड़ा सा एक चैलेंज का शिकार है, तो हमारा जो जानना, सीखना, पूछना है वो नेगेटिव ज़्यादा है जी। वो हम दूसरों की ज़िंदगियों में झांकने लग पड़े, टो लगाने लग पड़े। हम बुनियादी तौर पे अगर इल्म की तरफ आएँ, खैर की तरफ आएँ, तो पूरी कायनात सिखाने के लिए तैयार है। अल्लाह तो कुरान पाक में कहता है कि ये जो कायनात है इससे सीखो, गौर खोज से सीखो। उड़ते बादलों को देखो, एक ज़मीन को देखो, पहाड़ों को देखो मैंने कैसे गाड़े हुए हैं ज़मीन पे, और ज़मीन का बैलेंस कायम है। फिर ज़मीन को देखो, परिंदों को देखो, जो कश्तियाँ हैं कैसे चल रही हैं, उनको एक कुदरत ने पानी के अंदर फ्लॉट करने की जो एक सलाहियत दे दी है इंसान किसी भी चीज़ को इस तरह से, तो ये सारे की सारी चीज़ें भी आपको सिखा रही होती हैं। लेकिन क्योंकि जो जदीद ज़राए हैं, आज से अगर हम 500-600 साल पहले जाएं, दुनिया में प्रेस दरियाफ्त हुआ था। इंडो पाक के लोगों ने काश इसे बड़ी जल्दी अडॉप्ट किया होता तो हमको 100-200 साल पीछे चले गए इसकी वजह से। यूरोप ने प्रेस को वेलकम कर दिया और हम पीछे रह गए। उस ज़माने में प्रेस और किताब एक बड़ी नई चीज़ थी। किताब आज से कोई हज़ारों साल पहले नहीं थी। तो किताब का सफ़र तो है, बहुत करीब करीब का सफ़र है जी। उससे पहले तो हाथों से भी लिखी जाती थी, फिर प्रेस आ गया, फिर उसके बाद ये आज की जदीद प्रिंटिंग के सारे सोर्स आ गए। तो अब आज की जो टेक्नोलॉजी है उसने एक अगला कदम लिया है और चीज़ों को जो है वो कह लीजिए किताब से निकाल के डिजिटल पे सारी दुनिया चलेगी। टैब आ गई है हमारे पास, मोबाइल है हमारे पास, और हमारे पास किंडल है हमारे पास। बड़ी आसानी है कि हम किताब को जो है जी हज़ारों लाखों किताबों को अपने मोबाइल पे रख सकते हैं। यूट्यूब पे किताबों की प्रेसेस को सुना जा सकता है। ऐसे कितने चैनल्स हैं जिन पे किताबों की प्रेसेस डाउनलोड हुई हैं, उनको सुना जा सकता है। तो मेरा ये ख्याल है, ज़ाती ख्याल है कि कोई भी नई चीज़ आती है उसे वेलकम करना चाहिए। टेक्नोलॉजी आती है उसे वेलकम करना चाहिए, क्योंकि इंसान रुक नहीं सकता जी। इंसान के अंदर जो है ना जी वो आगे बढ़ने का जज्बा बदरजा अतम मौजूद है, और ये सीखने का जज्बे का कमाल ही है कि इंसान जो है वो कहाँ से चला है और कहाँ तक पहुँच गया। हमें कोई भी जदीद चीज़ आती है वो किताब के बाद भी कहा जाता है कि सदी जो है वो आखिरी सदी है किताबों की। तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। इंसान के सीखने के ज़राए बदलेंगे, सीखना तो इंसान कभी भी नहीं छोड़ेगा। और ये जो जदीद ज़राए ये बड़े मॉडर्न हैं जी। इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं, इसमें प्रिंट निकाल सकते हैं, इसमें आप कह लीजिए अपने ज़ाती नोट्स बना सकते हैं, इसमें आप उन किताबों को तादेर महफूज कर सकते हैं और उनको ना कीड़ा लगता है ना उनसे स्मेल आती है। लेकिन इसके साथ साथ शाह साहब ये सारी चीज़ें, ये कुछ स्पेस चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है बड़ा ज़रूरी है और वक्त की ज़रूरत भी होता है। लेकिन हम देखते हैं अक्सर औक़ात, बल्कि अब तो खैर इसका जो इस्तेमाल हो रहा है, जैसे मैं मिसाल दूंगा सोशल मीडिया की। शाह साहब के सोशल मीडिया पे इतना फेक न्यूज़ जो है वो चलाई जा रही होती हैं। लोगों की ज़ातियात, आपने पहले जो है वो बात की कि लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में झांकना जो है हम जो है शुरू करते हैं, तो लोगों की जो ज़ातियात हैं, लोगों की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जो है वो उछाला जाता है, पगड़ियाँ उछाली जाती हैं। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है शाह साहब के? ये जो एक दौड़ चली है सोशल मीडिया की और जो माशरे में एक वल्गर चीज़ जो है वो आ रही है, उसको कैसे रोकते हैं सर? देखिए जी, हमें दरअसल इसमें दो तरफा जी गलतियाँ हैं। एक तो तमाम के तमाम जो अहबाब फैमिली व्लॉगिंग की तरफ ले गए, अपनी ज़ाती ज़िंदगी दिखाने लग पड़े, और कह लीजिए कि उन्होंने बिल्कुल ये ख्याल नहीं किया कि हमें क्या दिखाना था। और ये देखें, जिनको फॉलो किया जा रहा होता है उनके ज़रिए सोसाइटी का एक मिजाज बनता है, सोसाइटी के अंदर ट्रेंड्स बनते हैं, सोसाइटी के अंदर अच्छाई बुराई की तमीज़ जो है वो आती है। तो एक तो वो तमाम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका एक मैं समझता हूँ कसूर है कि उन्होंने ऐसे ट्रेंड्स चलाए और ऐसी चीज़ें दिखानी शुरू की और ऐसी चीज़ें सामने आना शुरू हुई, जिससे एक बड़ा गलत किस्म का मिजाज जो है वो प्रमोट होना शुरू हो गया। दूसरी जो बहुत बड़ी गलती कह लीजिए वो ये हुई कि हमारे जो कह लीजिए अहबाब हैं, देखने वाले जितने लोग हैं, उन्होंने बड़ी ज़्यादती की कि उन्होंने उन चीज़ों को देखना शुरू किया जो गैर म्यारी हैं, जिनके अंदर कोई डेप्थ नहीं है, जो फ़कत इंटरटेनमेंट है। और माफ़ी के साथ वो इंटरटेनमेंट भी बहुत सतही किस्म की, जिसमें वल्गर जोक्स हैं, जिसमें कह लीजिए कि ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ना कोई इल्म है, ना कोई फ़हम है, ना कोई दानिश है, ना कोई फ़लसफ़ा है। तो हम इन सब मामलात में बहुत पीछे रह गए।
तो सोसाइटी को बदलने के लिए हमें कोई अच्छी मिसालें कायम करनी चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल है, सोशल मीडिया को मैं पिछले 15 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पॉजिटिव कंटेंट बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नेगेटिव कंटेंट तो आप दो लोग सड़क पे लड़ रहे हैं, सिर्फ आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, अपलोड कर देनी है, वो वायरल खुद ही हो जाएगी। दो मुर्गे लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई आप रिकॉर्ड करके अपलोड कर दें, वो वायरल हो जाएगी। आप ऐसे ही कोई इल्ज़ाम लगा दें और किसी पे चीखना शुरू कर दीजिए, वीडियो वायरल हो जाएगी। तो नेगेटिविटी को फैलाना बहुत आसान है क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। पॉजिटिव कंटेंट को, पॉजिटिविटी को, उस पर बात करना, उस बात को करके फिर आगे लेके चलना, ये एक बड़ा काम है और इसके लिए कई पॉजिटिव मिसालें बननी चाहिए। लेकिन शाह साहब, अब बात हो रही है इस ई कॉमर्स की तरफ मैं आ रहा हूँ, और जो सोशल मीडिया है या मोबाइल है, तो मैं देखता हूँ शाह साहब, हम एक्सपीरियंस भी करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरीज़ भी जो है वो सामने आती हैं कि कामयाबी के लिए, पैसा के लिए जो है वो नौजवान ऐसे ऐसे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, क्राइम कर रहे होते हैं, लोगों को मार रहे होते हैं। तो शाह साहब बताइएगा कि लाइफ में जो है वो शॉर्टकट है, कहीं पे शॉर्टकट के ज़रिए आप कुछ हासिल कर सकते हैं? देखिए जी, शॉर्टकट ना शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। यानी शॉर्टकट से आप कुछ भी अर्न करके तो वक्ती तौर पे तो आपके पास कोई जो मालूमता है, चीज़ें हैं वो बढ़ जाएंगी, लेकिन तादेर वो नहीं रहेंगी जी। तो तादेर अगर आप चाहते हैं कि आपके पास किसी भी तरह की जो कामयाबी है वो तादेर रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आप एक लॉन्ग टर्म प्लान करें। और लॉन्ग टर्म प्लान करने के लिए एक बहुत बड़ी सिफ्त, एक बहुत बड़ी खूबी जिसको दीन भी इनकरेज करता है, वो है सब्र। अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। दीन, इसको कुरान पाक में 103 बार तकरीबन हुक्म है सब्र का जी, और कितनी आयात नाजिल हुई हैं सब्र के हवाले से, और अल्लाह ने बड़ा इनकरेज किया सब्र करने वालों को, सब्र करने वाले के दर्जे को बड़ा इनकरेज किया, और यहाँ तक कहा है कि जो सब्र करते हैं मैं उनके साथ हूँ, अल्लाह का साथ उनको मिल जाता है। तो वो जो सब्र है, मेरा ख्याल है वो हमारी यूथ में हमने ख़त्म कर दिया। हम बड़े रिएक्टिव हो गए हैं, हम बड़े ही जजमेंटल हो गए हैं, और जब रिएक्टिव और जजमेंटल होना दोनों बढ़ जाता है तो ये एक नेगेटिविटी की अप्रोच होती है, इसमें पॉजिटिविटी नहीं होता। रिएक्टिव होने के मुकाबले में जो एक और वर्ड है वो प्रोएक्टिवनेस है। आप थोड़ा सा तहम्मुल के साथ सोचें, प्लान करें और फिर कोई आप राय पास करें। तो जजमेंटल होने का भी मतलब ये है, उसके भी अगर उल्ट में जाऊं, जजमेंटल होना, तो जजमेंटल होना उल्ट ये है कि आप फौरी तौर पे कोई राय कायम ना करें। अगेन आप थोड़ा सा तहम्मुल और सब्र के साथ सोचें कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है या जो मैं समझाऊं, मुमकिन है वो अधूरी इन्फॉर्मेशन हो, तो मैं थोड़ी सी तहकीक करके, थोड़ी सी मेहनत करके पूरी तस्वीर को, पूरी पिक्चर को जान लूँ और उसके बाद फिर आगे मुंतकिल करूँ। बिल्कुल ठीक है शाह साहब। व्यूज़ की जो है वो दौड़ चली हुई है नाजरीन के, व्यूज़ गेन करने हैं। जैसे शाह साहब ने कहा कि 2 मुर्गे भी लड़ जाएँ तो वो वायरल तो हो जाएगी, लेकिन अगर कोई सीरियस बात हो, कोई पॉजिटिव बात हो, तो वो चीज़ जो है वो इतनी सीरियस नहीं ली जाती। यहाँ पे लेनी एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाह साहब बताइएगा, आप लोगों में एक, जैसे कि आपकी हमेशा जो भी लेक्चर आता है उसमें एक होप नज़र आती है शाह साहब, उम्मीद नज़र आती है। आप समझते हैं कि आज का नौजवान मायूस क्यों है? मायूसी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी जो है वो कम है, नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा फैल रही है, इसकी वजह क्या है शाह साहब, और कैसे इसको आप पॉजिटिव ट्रैक पे ले जा सकते हैं? जावेद साहब, मेरा ये ख्याल है कि जो पॉजिटिविटी है ना, इसको बढ़ाने के लिए एक तवक्कल, एक ईमान, एक अल्लाह पे भरोसा वो बहुत ज़रूरी है जी। और जैसे ही ये तवक्कल, ईमान और अल्लाह पे भरोसा बढ़ता है, जो कुरान पाक में अल्लाह ने वादा भी किया कि मेरी रहमत से कभी ना उम्मीद नहीं होना आपने, तो आप अल्लाह की रहमत से जब उम्मीद लगाते हैं और आप उसके करम की तरफ देखते हैं, उसके फ़ज़ल की तरफ देखते हैं, जिसकी तारीफ़ ही शायद ये है कि करम और फजल आपके हक से हमेशा ज़्यादा होता है, हमारी हैसियत औकात से हमेशा ज़्यादा होता है। तो रब अपना बड़ा करम कर देता है जी, आपके लिए कितने रास्ते बन जाते हैं, आपके लिए कितनी आसानी हो जाती हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि हमें एक ईमानी कैफियत में, एक तवक्कल और भरोसे की कैफियत में, और पूरा यकीन रखते हुए कि रब की ज़ात बड़ी मेहरबान ज़ात है, नहायत रहम करने वाली ज़ात है, तो वो हम पे करम और फजल करेगी। लेकिन ये मैं फिर कहूँगा ये एक इनफरादी तौर पे अप्रोच हो सकती है। कोलेक्टिव एज अ नेशन हमारे जो चैलेंज हैं वो स्टेट को डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर हमारे जो हैं जी वो नेक्स्ट 20 सालों के गोल्स के हैं, हमने कहाँ पहुँचना है, हमारा जो एक सक्सेशन है वो क्या होगा। हम एक अगर प्लान बना लें, कोई 2030 के गोल्स बना लें, 2040 के गोल्स बना लें, तो उसके लिए हमें क्या एफर्ट्स अब से करनी है ताकि करते करते हम वहाँ पहुँच सकें। तो शाह साहब, आपने बात की गोल्स की, तो हुकूमत को आप क्या मशवरा देंगे कि नौजवान नस्ल को इंगेज करने के लिए
कौन से प्लान जो है वो ज़रूरी हैं, और अगर हम आपसे पूछें तो जो यूथ की मिनिस्ट्री यहाँ काम कर रही है पंजाब में भी, फेडरल में भी और बाकी सूबों में भी, तो क्या होना चाहिए कि नौजवान नस्ल को एक डायरेक्शन मिल जाए, एक ट्रैक मिल जाए? सर जावेद साहब, कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा जी, और इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से फेक न्यूज़ फैलती है। मेरा ख्याल है कि एक स्टेट लेवल पे डायलॉग होना चाहिए। हमें अपनी यूथ के साथ बातचीत करनी चाहिए, हमें सवालों को इनकरेज करना चाहिए, हमें बात करने वालों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, हमें डायलॉग करने वालों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। हमें अगर राय आमा बदलना है तो सुनना भी पड़ेगा, सुनाना भी पड़ेगा। ये जो सफोकेशन होती है जो एक इस वक्त आपको सोसाइटी में नजर आ रही है, इसकी बहुत बड़ी वजह ये हम सुन नहीं रहे, लोग वेंट आउट नहीं कर पा रहे। इवन काउंसलिंग करते हैं इनफरादी तौर पे हम लोगों की, तो उसमें बाकायदा जो वेंट आउट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी शख्स है उसको हम कहते हैं कि आप अपनी बात करें, हम जजमेंटल हुए बगैर आपको सुनेंगे। आप एक दफ़ा अपना भड़ास निकाल लें, अपना दुख, गुस्सा, गम जो है वो उस पर बात कर लें, उसके बाद फिर हम उनको सजेस्ट कर देते हैं कि ये करना है, ये बेहतर है और ये बेहतर नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि एक पूरे नेशन जो है और बिलखसूस जो 12 करोड़ यूथ है उनको वेंट आउट करने का हमें मौका देना चाहिए, उन्हें बातचीत करने का। फिर दूसरा, एक्टिविटीज़ बढ़नी चाहिए। हमारे वो तमाम के तमाम जो मेले थे और एंगेजमेंट्स थी और जो कल्चरल फेस्टिवल थे वो खत्म हो चुके हैं। स्टेट लेवल पे एक दो हमने मना लिए हैं, लेकिन पूरी नेशन को कह लीजिए कि एक्टिविटीज़ में हमें थोड़ा सा बिजी करना चाहिए। स्कूल्स में एक्टिविटीज़, मीना बाजार ख़त्म हो गया, सुबह के टाइम एक असम्बली होती थी तमाम स्कूल्स में, वो ख़त्म हो गई है। कितने फेस्टिवल्स ऐसे होते थे जो हम पूरी कौम मनाते थे। तो अगर दोबारा से हम इंगेज करते हैं, एक नेशनल डायलॉग करते हैं, वेंट आउट करने का मौका देते हैं और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाते हैं, तो बड़ी बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल ठीक बात है शाह साहब। एक और आपने पहले भी जो है इस पर बात की है, मैं थोड़ा सा इस पर तफसील में जाना चाहूँगा कि दहशतगर्दी भी आपने बात की। दहशतगर्दी जो है, अब ट्रेन हादसा देख लें कि ट्रेन का अगवा हुआ, मासूम बच्चों को, औरतों को, मुसाफिरों को किडनैप किया गया, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके ये सारे ट्रेन को और जो है मुसाफिर बाजियाब कराए। तो हम देखते हैं शाह साहब के लोगों को ट्रैप किया जाता है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मोबाइल जो है उनको जो है वो गलत मालूमात फराहम करके, अपने बात की फेक न्यूज़ की, तो लोगों को ट्रैप करके अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो भी शामिल हैं और उनको मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। इसको रोकने के लिए शाह साहब नौजवान नस्ल, फिर मैं कहूँगा कि मोबाइल है, तालीम है, और लेकिन ट्रैप हो जाते हैं। अच्छा सर, देखिए इसकी बहुत बड़ी वजह शऊर की कमी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी जो है वो कोई शऊर नहीं दे रहा। रट्टे लगवा रहा है, डिग्रियाँ मिल रही हैं, नंबर मिल रहे हैं, यूनिवर्सिटियों की तादाद 350 हो गई है। क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो वो कोई नहीं है। एक तहकीक का मादा, तहकीक का जज्बा, खुद पढ़ना, तलाश करना, ढूंढना, फिर उस ढूंढने के बाद चेक करना कि सनद है इसकी, कोई ना कोई हवाला है, फिर आगे मुंतकिल करना, ये मिजाज हमने नेशन का बनाया ही नहीं है। तो ये जो एक प्रोएक्टिवनेस है, ये पूरी नेशन को सीखने की ज़रूरत है और इससे ही दुश्मन फ़ायदा उठा लेता है जी। दरअसल वो तमाम के तमाम अनासर जो दहशतगर्द जिनको हम कहते हैं, मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर, वो सब के सब जो हैं वो इस शऊर की कमी का फ़ायदा उठाते हैं और वो किसी ना किसी तरफ लगा लेते हैं। हम तो देखिए कोई भी ट्रेंड बनाना बड़ा आसान हो गया। जो 5th जनरेशन वॉर, आप और मैं कभी हम जाके नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ कोर्स करके पढ़ते थे क्या होती है, अब तो प्रैक्टिकली हमने देख लिया कि ये 5th जनरेशन वॉर है और उसके असरात देख लीजिए। पिछले 3 सालों के अंदर आप सोसाइटी को देखिए किस बुरे तरीके से पूरी सोसाइटी जो है वो कोलैप्स कर गई है और हमारे घरों में डिवाइड आ गया, हमारे इदारों में डिवाइड आ गया, हमारे मुल्क में डिवाइड, सोसाइटी में डिवाइड आ गया। 25 करोड़ जो है, इतनी बड़ी दुनिया की पॉपुलेशन है, दुनिया के कह लीजिए बड़े मुल्कों में शुमार होता है पॉपुलेशन के एतबार से हमारे मुल्क का, लेकिन आप तकसीम दर तकसीम होके आप बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। तो ये शऊर और तालीम जो है, इसके ज़रिए हम ये मसले को हल कर सकते हैं। ठीक है शाह साहब, अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि लोग टैप होते हैं, तो हमारा पॉलिटिकल कल्चर भी शाह साहब काफ़ी चेंज हो गया है, उसमें काफ़ी एग्रेशन आ गया है, उसमें काफ़ी तशद्दुद आ गया है कि आप बगैर तशद्दुद के, आप बगैर हम देखते हैं कि गालम गलूच के या दूसरों की पकड़ियाँ उछाले बगैर जो है आपकी स्पीच मुकम्मल नहीं होती, आपका नज़रिया, आपका जो बयानिया है वो नहीं बनता।
तो सियासी जमातें, शाह साहब आप भी इस मुल्क का हिस्सा हैं, आप भी वोट डालते हैं, लाजमी वोट डालते होंगे आपके हल्के में, मैं भी वोट डालता हूं। तो जो सियासी जमातें हैं सर, उनको क्या रोल प्ले करना चाहिए मुल्क की तरक्की के लिए और माशरे की का जो बिगाड़ है उसको ख़त्म करने के लिए? देखिए, ये जो इत्तेदाल है ना जी, वो मैं समझता हूँ दीन का असास भी है, और इंसानी जहानत जो एक पूरी इर्तिका का अमल है, इंसान यहाँ तक पहुँचा है और आज दुनिया इस नतीजे पे पहुँच चुकी है। इत्तेदाल एक बहुत बड़ी पावर है जी, और जो एक्सट्रीमिज़म है वो रवैयों में है, वो किसी भी तरह का किसी भी अंदाज में है, किसी के कह लीजिए किसी भी चीज़ को डील करने में जो शिद्दत है वो ठीक नहीं है। तो ये जो इत्तेदाल का रास्ता है इसको अपनाना चाहिए, और हमें इत्तेदाल वाले सियासतदानों को, इत्तेदाल वाले लोगों को इनकरेज करना चाहिए, उनको एज अ रोल मॉडल पेश करना चाहिए कि देखिए इनका भी तो अंदाज़ है ना कि ये कितनी कितनी सख्त बातों को बर्दाश्त कर जाते हैं, कितने कितने सख्त सवालों को बर्दाश्त कर जाते हैं, इख्तलाफ राय होने के बावजूद भी लोगों के साथ चलते हैं और उनको सुनते हैं, उनको समझते हैं। ये जब तक हम नहीं करते, और ये काम यकीन करें पूरे मुआशरे के लिए है, मीडिया के लिए भी है, ये स्टेट के लिए भी है, कि हम उन लोगों को ज़रा सामने लेकर आएँ जो एक बैलेंस रास्ता लेते हैं, जो इत्तेदाल का रास्ता लेते हैं। ये एक्सट्रीमिज़म कभी बिल्कुल भी नहीं था, हमें वक्त के साथ साथ पड़ा है। और मैं समझता हूँ कि जो जिस चीज़ पे हमने इस मकाम पे आते आते बड़ी हमने इन्वेस्टमेंट की है, ख़राबी के लिए इन्वेस्टमेंट हमने कर दी है, हमें ठीक करने के लिए भी मेरा ख्याल है 1 या 2 दहाइयों का सफ़र करना पड़ेगा, चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। लेकिन शाह साहब, आपको लोग सुनते भी हैं और आपको फॉलो भी करते हैं, आपके जो है वो फॉलोअर्स की तादाद जो है वो काफ़ी है और लोग आपसे सीखते भी हैं। और अगर मैं शाह साहब सवाल करूं कि आपके फॉलोअर्स ने कभी इस ख्वाहिश का इजहार किया हो कि आप सियासत में आ जाएं, या आपको ख़ुद किसी सियासी जमात ने ऑफ़र की हो कि आप सियासत में आ जाएं, आप MNA बन जाएं, आप MPA बन जाएं, मिनिस्टर बन जाएं? अच्छा देखें सर, मैंने वक्त के साथ साथ अपने मिजाज को समझा है, बेशुमार गलतियां करके सीखा है जी। और मैंने ये ढूंढा है कि मेरा जो सबसे बेस्ट रोल है वो एक टीचर का, एक ओपिनियन मेकर का, शऊर देने वाले शख्स का रोल है। मैं इस रोल को अगर अच्छे तरीके से निभा लूँ तो ये बहुत बड़ी बात है। एक ज़िंदगी में आप बहुत से तजर्बे नहीं कर सकते, आप अपने किसी एक रोल को पॉलिश करते हुए आप आगे बढ़ते हैं और उसमें अपना बेस्ट जो है ना जी वो डिलीवर करके, इम्पैक्ट क्रिएट करके, कंट्रीब्यूट करके आप आगे चले जाते हैं। तो यही मैं समझता हूँ मेरे लिए एक अचीवमेंट होगी। बाकी देखिए सर, वक्त और हालात का नहीं पता होता कि कुदरत भी एक कुदरत का डिज़ाइन होता है, एक आपकी अपनी प्लानिंग होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है, एक कुदरत आपके लिए प्लानिंग बना लेती है और उसमें आप कहीं ना कहीं फिट आ जाते हैं। सो ये मेरा बड़ा कामिल यकीन है कि जो रब ने प्लान किया वो हमारे प्लान से बहुत बेहतर प्लान होता है। लेकिन मैं जहाँ तक अभी अपने शऊर से, अपनी समझ से पहुँचा हूँ, मेरा ये रोल सिखाने का, पढ़ाने का, एक ओपिनियन मेकर का, एक टीचर का, एक स्पीकर का, एक ट्रेनर का, एक लिखने पढ़ने वाले शख्स का, ये मुझे खुद बड़ा पसंद है रोल जी। बड़ा एक मुनासिब सा रोल है जिससे बड़ी दुनिया मुस्तफ़ीद होती है। शायद इसके नताइज फ़ौरन नहीं आ सकते क्योंकि जल्दबाजी हम में है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाली दहाइयों में वो तमाम बच्चे, वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम इदारे जहाँ पर हमें सर्व करने का मौका है, उनसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज इंशाल्लाह निकलेंगी। ठीक है सर, तो जो नौजवान हैं, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, तो जो आप आपने पहले बात की कि हमारे जो फेस्टिवल थे वो ख़त्म हो गए हैं, हमारे जो त्यौहार थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब जो है वो नौजवान नस्ल को आप क्या कहेंगे कि बजाय आप मोबाइल में सारा दिन लगाने के या उसको चलाने में, बाहर निकलें, कोई गेम जो है अडॉप्ट करें, कोई गेम खेलें, कोई त्यौहार में जाएं, कोई इस तरह की चीज़ जिससे नौजवानों का जहन जो है शाह साहब वो पॉजिटिविटी की तरफ आ सके? जी जावेद बलोच साहब, असल में कमाल ये है कि एक गलत फहमी हमें मिल गई एज नेशन। वो ये है कि ऊपर से कोई आएगा और हमारे हालात और तकदीर को बदल देगा। ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि अगर हम ये तय करते हैं कि हमने अपना रोल प्ले करना है और अपना दी बेस्ट करना है और जो हम कर सकते हैं वो हमने करना है और इंतज़ार नहीं करना जी ऊपर से कुछ बदलने का, तो ये एक इनकलाब आ सकता है। सो अगर एक यंगस्टर मुझे सुन रहा है, यूथ हमें सुन रही है और वो ये सोच रही है कि जनाब हमने करना क्या है, तो जो काम आप कर सकते हैं उसको बड़ी मेहनत के साथ, उसको बड़ी एफर्ट के साथ, उसको बड़ी कोशिश के साथ और उसको मेहनत करते हुए आप अगर करते हैं, कोशिश करते हैं, तो एक इनकलाब आ सकता है जी। आप अपना रोल प्ले कीजिए जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हर शख्स जो है वो एक गिडरी है, उसके रेवड़ का हिसाब उसको देना है। तो आप अपनी भेड़ें जो हैं उनको संभालें, आप अपने रेवड़ को संभालिए, अपना रोल प्ले कीजिए, ये सबसे दी बेस्ट है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया कासिम अली शाह साहब। नाज़रीन, ये थे कासिम अली शाह साहब, जिनकी बातें सुन के जो है वो एक उम्मीद नज़र आती है, एक होप नज़र आती है। और वही बात कर रहे हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में हर एक ने अपना किरदार अदा करना है, अपने आप को जो है वो कैसे खुश रखना है, अपने आसपास के लोगों को कैसे खुश रखना है, उनका ख्याल कैसे रखना है। यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि अपना काम जो है वो सही तरीके से कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी ईद की खुशियाँ जो है वो भरपूर तरीके से मनाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।